क्वेश्चन है लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। दूसरी तरह है कि कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग को कैसे एक्सप्लेन करता है। ये क्वेश्चन दूसरी तीन तरह से पूछा जा सकता है। एक तो लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, दूसरा इसका विरोधी जो भाग है वो लर्निंग एज ट्रांसमिशन ऑफ एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। तो पहला मेटाफर मैं यूज़ करने लगा हूँ जिसके ज़रिए इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने पहरावा कोई लेना है तो आप रेडीमेड ले लेते हैं। यहाँ पर जा रहे हैं, एक मैंने यहाँ लिख दिया लर्निंग, यहाँ पर लिख दिया लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, है ना, TR ऑफ नॉलेज। यहाँ लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज CK। तो डिफरेंस समझने के लिए मेटाफर को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट कि आपने रेडीमेड सूट ले लिया है, दूसरा है कि आपने सूट का कपड़ा लिया है, सुई धागा लिया है, जो भी मटेरियल चाहिए वो ले लिया है, कलेक्ट किया है उसको फिर कट किया है ना, उसको फिर स्टिच किया है, तो फिर आपने बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज भी ऐसे है, आपने सारी कंस्ट्रक्शन ज्ञान की खुद करनी है। इट मीन्स क्या करोगे, आप एक पर्सन हो, आप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करोगे। एनवायरनमेंट कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकती है। उसके साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करके डाटा इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग बनाता है खुद, जैसे कपड़े को खुद सिला था। तो ये मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, ये बच्चे खुद बना रहा है, किसी से बनाया कुछ भी नहीं पूरा ले रहा। रॉ मटेरियल वो कलेक्ट कर रहा है, खुद ही कलेक्ट कर रहा है। जब वो इंटरेक्ट करता है उसको कह देते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के साथ, अब एक्सपीरियंस है, इंटरेक्टिव है, तो ये एक्टिव प्रोसेस होगी, ये नेचुरली है पैसिव प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर आपने ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो गया। तो जब इसका डायग्राम आपने बनाना है, याद किसको रखना है, लेक्चर मेथड को याद रख सकते हो, जिसका एरो वन वे होगा, एक तरफ है, और जो लिसनर ये जो है रिसीव कर रहा है नॉलेज को, इसे रिसेप्शन ऑफ नॉलेज कहोगे। ये के इसने बेशक इंटरनेट से पढ़ी है, बुक से पढ़ी है, जहाँ अपने ज्ञान से है, ये के इसके माइंड में आ गई है। टीचर भी हो सकता है, आपका जो मॉनिटर भी हो सकता है, सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है। तो ये डिलीवर कर रहा है इनको। तो ये एक्टिव है यहाँ पर, ये पैसिव है, और ये बनी बनाई नॉलेज इनको सेंड कर रहे हैं। नॉर्मली जो सिग्नल हैं इन्होंने सेंड करने हैं। सिग्नल जो बोल के, यहाँ से बोल के भी कर सकते हैं, और यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये वन वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है, यहाँ दिखाई दे रही है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, एग्जाम में पॉइंट जैसे आएंगे सबसे पहले समझ लेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होती क्या है। इससे दूसरा एक लिविंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझ लेना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की एग्जाम्पल चल रही है कि एक लर्नर है और ये एनवायरनमेंट है, ये खुद एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहा है, वो प्राइवेट स्पीच को भी यूज़ कर रहा है और खुद मीनिंग बना रहा है। ये एग्जाम्पल आप सामने रख सकते हो। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है कोऑपरेटिव लर्निंग की। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में कोऑपरेटिव लर्निंग के मेथड को आप याद रखोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। कारण ये है कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें साफ अप्लाई हो रहा है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या याद रखनी है जब आपने पॉइंट करने हैं कि एक मैथ का टीचर है, इसी क्लासरूम की मैं कॉन्टेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि मैथ का टीचर है, वो चाहता है कि बच्चे वटा को समझ जाएं। जैसे 1/2 जमा 1/2 कितने होते हैं, 1, है ना। 1/2 जमा 1/4 जमा 1/4 कितने हो जाते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो हैं मैथ की समझाना चाहता है, उसके लिए तो वो सिखाने के लिए टीचर एक दिन पहले बच्चों को कहता है कि एक फ्रूट लेके आना है। अगले दिन बच्चे फ्रूट लेके आते हैं। अब लर्निंग एनवायरनमेंट उसने इंडिविजुअली जो कलेक्ट करवा लिया, तो हर बच्चे को फ्रूट दिया जाता है और एक टेबल पर 2 या 3 या 4 बच्चे बिठाए जाते हैं। उनको एक शीट दे दी जाती है जहां पेन दिया जाता है और फ्रूट को उसके सामने पहले कट करता है। ऐसे 2 हिस्से हो जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है यहाँ पर जैसे मैं लिखूँगा फ्रूट कट गया, ये हो गया 1
1/2 और ये दूसरा हिस्सा भी हो गया 1/2। इन दोनों को जोड़ दिया, आपस में जोड़ के कहा ये क्या हो गया 1। तो बच्चे को एक्टिविटी दे दी गई है, अब वो खुद अगले जोड़े बनाएगा। उसको 4 पीस कर दिए, 6 पीस कर दिए, ऐसे पीस करके दे दिए। बच्चे जोड़ रहे हैं, यहाँ पर नोट कर रहे हैं और ये लर्न कर रहे हैं कि कितने पीस जुड़ के कितनी फ्रैक्शन जुड़ के कितने बनते हैं। तो ये करने के बाद हर किसी को अलग से छोड़ दिया जाता है कि हर कोई बच्चा अपना करे, अपने पीयर के साथ डिस्कस कर सकता है, उससे लर्न कर सकता है। तो ये वीडियो बताती है कि उस क्लासरूम में बच्चा कितना एक्टिव है और कैसे खुद अपनी नॉलेज बना रहा है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ देखना होगा सिर्फ ये याद रखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या होती है। अब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डूइंग कर रहे हैं, एक्टिव हैं वो। साथ साथ में नोट कर रहे हैं, जब नोट कर रहे हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, शेयरिंग हो रही है। इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आप कह सकते हो। तो दूसरा बच्चा डिफरेंट तरीके से डेमोस्ट्रेशन दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे रिलेटिवली फ्री हैं और जैसे वो चाहते हैं वैसे वो डूइंग कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अब देखिए बच्चे एंजॉय कैसे कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है, फिजिकल मूवमेंट है, कॉग्निटिव थिंकिंग की मूवमेंट है, इमोशंस की मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है। तो जहाँ बच्चे लगता है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, वहाँ टीचर आके इंटरवेन करता है और नई डायरेक्शन दिखाता है। बच्चा उसके मुताबिक सोचना शुरू करता है। तो जहाँ ज़रूरत है टीचर की वहाँ वो इंटरवेन करता है, अदरवाइज ऑब्जर्व करता रहता है। यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर हो गया, यहाँ टीचर एज ऑब्जर्वर भी हो गया, मॉनिटर भी हो गया और इवेलुएटर भी हो गया। यहाँ पर बच्चा एक दूसरे बच्चे को भी इवेलुएट कर रहा है, खुद को भी इवेलुएट कर रहा है, गलती को नोट कर रहा है। सामने जो रिज़ल्ट है ये लास्ट आउटपुट है जो दिखा रही है हर बच्चे की डिफरेंट है। ट्रांसमिशन में हमारे जब लेक्चर दिया जाता है तो सेम आउटपुट होती है, लेकिन यहाँ हर बच्चे की शीट डिफरेंट है। इट मीन्स कि हर बच्चे की लर्निंग आउटकम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में डिफरेंट होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में को डिफ़ाइन कैसे करना है, ये सारे पॉइंट एक तरह से हमने लर्न कर लिए हैं। अब उसको सिस्टमेटिकली बस रिकॉल करना है। दूसरी तरफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज है। तो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज में यहाँ पर बोर्ड पर भी टीचर लिख सकता है, पीपीटी पर भी लिख सकता है, बोल कर भी, है ना, सिग्नल सेंड कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है, जो टीच करना है थीम उसको कन्वे कर सकता है। तो मोस्टली दिस इज़ ए वन वे प्रोसेस। सिग्नल जो है एक तरफ से फेंके जाते हैं। यहाँ पर बच्चे रिलेटिवली पैसिव हैं। पैसिव मीन ना ज़्यादा सोच रहे हैं, ना ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, कॉग्निटिव भी कम एक्टिव हैं। तो यहाँ आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूट्यूब पर जितने भी दिए जाते हैं उसको ट्रांसमिशन के एग्जांपल लेके साथ चल सकते थे। एक तरफ वो हो गया कि एक क्लासरूम में ग्रुप में बच्चा खुद एक्टिव होकर लर्न कर रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ टीचर है जो रेडीमेड नॉलेज लेके आया है और स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहा है। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज को ऐसे ही समझ सकते हो जैसे रेडियो, जहाँ एक इंस्ट्रूमेंट सिग्नल सेंड करता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट उस सिग्नल को रिसीव करता है और उसके मीनिंग देखता है। जैसे मीनिंग भेजे गए थे वैसे ही उसने रिसीव करने होते हैं। इसको लेक्चर मेथड के साथ आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारा बेस था जिसके बेस पर ये क्वेश्चन सारा करना है हमने। अब मेन 2 डेफिनेशन हैं जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। वो क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है, एन अप्रोच टू लर्निंग इन विच लर्नर आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंस, ओन मीनिंग
of what is being learned by the building internal connection or relationship among the ideas facts being taught। ये नहीं तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग इज़ व्यू ए व्यू ऑफ लर्निंग दैट सेज लर्नर्स यूज देयर एक्सपीरियंस, नंबर 1, टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग दैट मेक द सेंस टू देम, उनके लिए उनका मीनिंग है, rather than to understanding delivered to them in already organized matter। ये वाला पार्ट ट्रांसमिशन का हो गया, ये एक्सपीरियंस का हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को समझने के लिए इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख सकते हो, वो सारा पिछला हमने समझने के लिए किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज सिंपली प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, नंबर 1 मेकिंग मीनिंग, ये वर्ड यूज़ करने हैं। मेकिंग सेंस सेम मीनिंग है, और ये सब्जेक्टिव होता है। पी टेस्ट टी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ लर्नर, है ना। लर्नर एक्टिवली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, विद एनवायरनमेंट, क्या करने के लिए, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने माइंड में। तो वही इन्फॉर्मेशन को जो अपने अंदर मन में बना लेता है, उसके पर्सनल लॉ, प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशंस, कंक्लूजन्स, कंसेप्ट्स, कुछ भी आप कह सकते हो, वो उसकी पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो गई। एग्जाम्पल पीछे वाली सीधी दे सकते हो कि एक बच्चे ने 1/4 जमा 1/4 जमा 1/2 को बराबर 1 माना है। उसने माना है कि ऐसे 1 बनता है। इसके अलावा अनेक एग्जाम्पल है, बच्चा आटे के साथ घर में कुछ कर रहा है, कुछ बना रहा है, मिट्टी से बना रहा है, तो उसके मन में नॉलेज जा रही है, वो बॉल को फेंक रहा है, ये नोट कर रहा है कि बॉल जंप कैसे करती है, आवाज़ कैसे करती है, बॉल को कैसे थ्रो किया जा सकता है, ये सारे अंदर उसने खुद कंसेप्ट बनाए हुए हैं। ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। इसके लिए और वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डिस्कवरी, नॉलेज डिस्कवर करना, क्रिएट करना, जनरेट करना नॉलेज को। तो हिंदी में ज्ञान का निर्माण, वही हिंदी में जो लिखे हैं आप हिंदी वाले नोट कर सकते हैं यहाँ पर। इंग्लिश में ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज क्या है, वही कि एक सोर्स दूसरे सोर्स को सिग्नल सेंड करता है, वो रिटर्न रूप में भी हो सकते हैं और बोल के भी हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या दी गई हैं कि टीचर डिलीवर कर रहा है लेसन, लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन है, ऑथर पब्लिश कर रहा है बुक को, है ना, साइंटिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं रिसर्च पेपर को, पीपीटी के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है किसी इंफॉर्मेशन को। तो इसमें क्या क्या वेज क्या क्या हैं, स्पोकन वर्ड भी हैं, रिटन भी है, विजुअल प्रेजेंटेशंस भी हैं, डेमोस्ट्रेशन भी है, डिजिटल मीडिया भी यूज़ हो सकता है। रिसेप्शन ऑफ नॉलेज है, ये जो जो उसने सिग्नल सेंड किए थे, इन्फॉर्मेशन सेंड की थी, रिसीवर जैसे यहाँ लर्नर है, उसने उसको वैसे ही रिसीव किया है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन पर बेस है सारा कुछ। मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन इज़ क्लियर कम्युनिकेशन इसका बेस है। अच्छी ट्रांसमिशन तभी हो सकती है अगर कम्युनिकेशन अच्छा है। तो अब इसके पॉइंट लर्न करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप जो इम्पॉर्टेंट याद रहेंगे पॉइंट, वो वाले याद रखने हैं। एग्जाम्पल को याद रखें। फर्स्ट है नेचर ऑफ प्रोसेस, तो ये एक्टिव है, एक्टिव क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ एक तो हो सकता है इस लिखे को आप रीड कर लो, हिंदी में भी साथ में दिखा देता हूँ। दूसरा हो सकता है कि जो पीछे हम एग्जाम्पल डिस्कस करके आए हैं उसको कंपेयर करेंगे, साथ में मैं उन्हीं एग्जाम्पल को बेस रख के करूँगा। फॉर एग्जाम्पल प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, तो यहाँ पर अनुभव है, बच्चा खुद अनुभव करता है और उसके गहरे विचार बनाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मेटाकॉग्निशन भी बोल देते हैं। बच्चा खुद सोच रहा है। यहाँ बच्चा एक्टिव है, यहाँ बच्चा पैसिव है, वो पुस्तकों से पढ़ रहा है या टीचर लेक्चर दे रहा है। दूसरा पॉइंट है क्रियाशीलता, वही यहाँ ज़्यादा एक्टिव है। जहाँ एक्टिवनेस होगी, ये बात याद रखनी है यहाँ पर। मैं हमेशा ही ये बोलता हूँ यहाँ पर, हाँ, कि 4 तरह की एक्टिवनेस है। एक्टिवनेस कौन सी? पहली है दिमाग की, थिंकिंग की, कॉग्निटिव सोच की, है ना, दिमाग की। दूसरी अफेक्टिव, इमोशंस की, है ना,
अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं। एटीट्यूड कैसा है? तीसरी है कोनेटिव। कोनेटिव जो फिज़िकल है, जिसको फिज़िकल भी बोल देते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, यहाँ थिंकिंग की एक्टिविटी, और ये रही इमोशंस की या फीलिंग की एक्टिविटी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनको इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ हमें लेके जा रही है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविटी के एक को दूसरे के साथ बात करने की आज्ञा होती है। लेक्चर मेथड में ऐसा नहीं होता, हमें क्लास से निकाल दिया जाता था जब हम ऐसा करते थे। तो क्रियाशीलता इसमें ज़्यादा है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। महत्व या एम्फेसिस इसमें इंक्वायरी पर, एक्सप्लोरेशन पर, डिस्कवरी पर जोर दिया था। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी पर जोर दिया जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, जो कोऑपरेटिव लर्निंग वाला सीन देखा था। यहाँ बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग को, डीप थिंकिंग को यूज़ नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल बिहेवियर नहीं होगा, रिजिड होगा, बैठना है, सुनना है ना। नेक्स्ट है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। नेचुरली है, जहाँ पर खुद कर रहे हैं वहाँ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पर सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी। क्रिएटिविटी कहाँ होगी? जहाँ वो खुद लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़्यादा डेवलप होगी, यहाँ पर नहीं होगी, लिमिट हो जाएंगी जब बहुत ज़्यादा कम होगी। एप्लीकेशन, रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा होगी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, जबकि इसकी मेमोराइजेशन एग्ज़ाम तक सीमित रह जाती है कि एग्ज़ाम में। ऑनरशिप ऑफ नॉलेज, यहाँ बच्चे ने खुद अपनी नॉलेज आप बनाई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज मीन खुद अपने कपड़े सिले हैं, जैसे शुरू में बताया था। तो यहाँ पर टीचर ने दूसरे सोर्स की नॉलेज बनाई हुई है, वह आप उधारी ले रहे हो या चोरी कर रहे हो, एक्सटर्नल है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन ये स्टैटिक है, जहाँ लर्न किया वहाँ की वहीं रहेगी। इसीलिए हमने जितने करिकुलम आज तक पढ़े हैं वहीं के वहीं रह गए, ये भी जो पढ़ रहे हो ये वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो पिछले को जो इसमें कंटेंट लिखा है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ। ये बुक में से है मेरी में से स्केमा का यूज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में ज़्यादा स्केमा का यूज़ होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आता इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्टिवनेस, ये बात हो चुकी है। यहाँ पैसिवनेस है। पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ पर बच्चा पर्सनल एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इग्नोर किए जाते हैं। नॉलेज इज़ निगोशिएटेड, ये निगोशिएशन कैसे है? यहाँ पर ये वाली बात यहाँ दोबारा बना देता हूँ कि जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे के साथ डिस्कस करता है, डेमोस्ट्रेट करता है, उसको लिसन करता है, उसको सजेशन देता है और शेयर करता है कि ये ठीक है या ये ठीक है। निगोशिएशन, आपस में बातचीत। अगर नहीं डिफ़िकल्ट लगता है तो डिस्कशन, इंटरसब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है, यहाँ पर वो बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। दूसरा है पार्टिसिपेशन, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर लर्नर की पार्टिसिपेशन नहीं है, टीचर की पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट है हिंदी में, साथ साथ में ये देख सकते हो सेम पॉइंट बने हुए हैं, हिंदी अपनी बुक में से ये दिए गए हैं। ये क्रियाशीलता हो गई है, व्यक्तिगत अनुभव है, और ये ज्ञान का समझौता हो गया, सहभागिता अभी जो पॉइंट किया है। नेक्स्ट है आनंद प्रदान करना। अब दोनों सोचो कि एक में टीचर लेक्चर दे रहा है और दूसरे में बच्चे ऐसे लर्न कर रहे हैं, तो किस में बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में ज़्यादा आनंद है, यहाँ पर आनंद बहुत कम है। सेल्फ डायरेक्टेड, वो अपनी लर्निंग को खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टीचर डायरेक्ट कर रहा है उनकी लर्निंग को। हिंदी में साथ में पॉइंट स्व निर्देशिता, यहाँ पर है, उधर लेक्चर मिल रहा है वहाँ नहीं है। विविध तकनीकें, बहुत सारी तकनीकें हैं। इंग्लिश में ये देख लेते हैं कि टेक्निक्स कौन सी हैं। दो तीन मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है, उसकी एग्जांपल दे, इंक्वायरी लर्निंग की बात की है, मेटा कॉग्निशन की बात की है। ये जो वर्ड याद रहते हैं वो आप दो तीन, डिस्कवरी लर्निंग की बात की है ना। ये बातें आप यहाँ बता सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। तो जो लेक्चर मेथड है यहाँ पर लेक्चर है, स्टोरी टेलिंग है, बस दो तीन मेथड है। इसके अलावा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है,
जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज में है। एम्बिगियस सिचुएशन, लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में जो सिचुएशन है बच्चे को पूरी तरह से क्लियर नहीं है, वो उसको समझने के लिए युद्ध कर रहा है, अपनी समझ का युद्ध, है ना। तो यहाँ पर क्लियर है कि 2 + 2 4 होते हैं, बच्चा टीचर क्लियर है, इसका मतलब यही है। तो वहाँ हर बच्चा अपना मतलब डिफरेंट निकालता है, क्योंकि वेग सिचुएशन है। लाइफ भी ऐसे ही एम्बिगियस है, उसके कई मीनिंग हो सकते हैं, जहाँ उसकी इंटरप्रिटेशन करनी सभी के लिए सेम नहीं होगी। दैट इज़ वाई कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में कंस्ट्रक्शन को इंटरप्रिटेशनिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डायलॉग, यहाँ मोनोलॉग। यहाँ पर 2 लोग डायलॉग कर रहे हैं, यहाँ पर एक लॉग ही है, एक जना बोल रहा है, यहाँ पर सारे जने बोल रहे हैं। मल्टीपल असेसमेंट, इसमें टीचर भी असेस करता है, पीयर भी है, सेल्फ भी है, 3 तरह की असेसमेंट है। इसमें सिर्फ टीचर ही असेस कर रहा है। लर्निंग मटेरियल इज़ नॉट फिक्स्ड, वैरायटी का हो सकता है। एक बच्चा अमरूद लेके आया, दूसरा एप्पल लेके आया, तीसरा कोई और लेके आ गया, है ना। तो कोई किसी डिफरेंट मटेरियल को यूज़ कर सकता है। यहाँ पर प्री डिटरमाइंड है, टेक्स्ट बुक नॉर्मली होती है हमारे। मल्टी सोर्स, आप इंटरनेट को, मोबाइल को, एक्सपीरियंस को, सोशल हेल्प को, किसी को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ऑथेंटिक नॉलेज जो है, जो रेडीमेड है, प्रमाणित है नॉलेज, सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो। प्रोसेस इज़ डिफरेंट फॉर ईच अदर, तो हर बच्चा अपने ढंग से सीख रहा है, सभी सेम ढंग से नहीं सीख रहे, सभी की प्रोसेस, लर्निंग करने की प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पर सभी की लर्निंग करने की प्रोसेस लगभग जहाँ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एक लेक्चर जो दिया वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो दैट इज़ वाई हम उसी को कॉपी करते हैं। बोर्ड पर टीचर लिखता है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। यही चल रहा है अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। बेशक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, सिचुएशन, जिसमें लर्निंग हो, जो सब्जेक्ट मैटर लर्न कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि वैसी लर्निंग सिचुएशन जब क्रिएट कर दो जहाँ वहाँ बच्चे को लेके जाओ। आपने रोड रूल सिखाने हैं, रोड पर लेके जाओ। आपने पुलिस स्टेशन के बारे में पुलिस स्टेशन ले, बैंक के बारे में बताना है, बैंक में लेके जाओ। तो रियल कॉन्टेक्स्ट में, रियल सिचुएशन में लेके जाओ। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सबको क्लासरूम में ही होगा। आउटकम सबकी लास्ट में दिखाया था ना कि हर बच्चे ने अपना चार्ट बनाया है, जो जो उसने लर्न किया। यहाँ सभी की डिफरेंट होगी, यहाँ सभी की सेम होगी। अगर वो ही आंसर दिया तो आपको राइट रिस्पॉन्स माना जाएगा, अगर आपने अपना रिस्पॉन्स लिख दिया तो रॉन्ग माना जाएगा। ये हमारा वाला बढ़िया वाला सिस्टम। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीनिंग बनाने की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीनिंग मेकिंग की कंस्ट्रक्टिविज्म में। यहाँ पर्सनल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग नहीं है, उसको रॉन्ग माना जाता है ना। नॉलेज इन माइंड ये माना जाता है कि ये एक्चुअल में एजम्पशन है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, कि नॉलेज जो है बच्चे के माइंड में है, तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर नॉलेज कहते हैं कि बाहर है, वो एक्सपर्ट के पास है, टीचर के पास है, बुक के पास है, वहाँ से लेनी है, हमने बाहर से लेनी है। दिस इज़ डिफरेंस। That is all about learning as construction of knowledge as different from learning as transmission and reception of knowledge. Basically lecture method को आप कोऑपरेटिव लर्निंग से कंपेयर कीजिए, सारा आंसर मिल जाएगा। कोई इंक्वायरी हो, अच्छा यूजीसी नेट में, पीएस टेट में, सी टेट में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, आई टेप के में, ये इसको बेस बना के आप राइट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि जहाँ एक्टिव वर्ड आता है वो राइट होगा। एक्टिव कौन? लर्नर जहाँ एक्टिव है, लर्नर जहाँ सोशल इंटरेक्ट कर सकता है, लर्नर जहाँ इमोशन को व्यक्त कर सकता है, जहाँ पर लर्नर एक्सपीरियंस कर सकता है, यहाँ पर लर्नर की इंटरप्रिटेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ये डिफरेंस भी आप कर सकते हो। तो सारे राइट आंसर आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर सिलेक्शन टेस्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलरली सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज वाले होते हैं। ट्रांसमिशन वाले, लेक्चर वाले, टीचर डोमिनेट वाले, टेक्स्ट बुक वाले, एग्ज़ाम सेंटर्ड वाले, सारे ये नॉलेज सेंटर्ड वाले, ये गलत होते हैं। एक्सपीरियंस को, रिफ्लेक्शन को, मेटाकोग्निशन को, जो इधर यूज़ होते हैं, उसको राइट आंसर माना जाता है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्ट।